वो अपनी व्यूअरशिप को टारगेट करते हैं कि हमें ये 15-20 लाख जो अब्दुल है ये हमको व्यूज़ ये ला के देते हैं, तो हम इनको टारगेट करें। तो ये जो दीदारे समुंदर कर रहे हैं बैठ के कि क्या ये छुट्टियों में नहीं गिना जाएगा, मैं कहता हूँ नहीं गिना जाएगा, नहीं गिना। वो लक्षद्वीप दौरे पे गए थे, लक्षद्वीप भारत में है और उसको अगर भारत का प्रधानमंत्री एंडोर्स नहीं करेगा तो और कौन करेगा? पाकिस्तान का वजीर आजम आएगा एंडोर्स करने। वो इंडियन ओशन किसी रीजन से इंडियन ओशन है, ठीक है, वो चाइनीज ओशियन या अमेरिकन ओशन या मालदीवियन ओशन नहीं है। उनकी टोटल इकोनॉमी परचेजिंग पावर पैरिटी पे भी आप देखें तो $14 बिलियन है। यानी नोएडा इतनी भी इकोनॉमी नहीं है उनकी। पॉपुलेशन में 5-5.25 लाख की टोटल आबादी है, इससे ज़्यादा आबादी बनारस की है। श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, मालदीव्स, ये वो देश है जिनमें कभी भी एंटी इंडियन गवर्नमेंट सर्वाइव नहीं करेंगी। मैं ये लिख के देने को तैयार हूँ। जो भी जॉइंट सेक्रेटरी रैंक ऑफिसर एम्बेसडर से मिला होगा, उसने 1 मिनट में क्या बोला होगा? तो 1 मिनट में 2-4 गालियां दी होंगी और भगा दिया होगा कि भगो यहाँ से। कहते ना कि छोटा आदमी गुंडाई करना चाहता है, करने दो। मोदी जी ने कहा बुलाओ डिनर पे। जय दोस्तों, आप देख रहे हैं डीओ न्यूज़। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो डिटेल्स पिन कमेंट, डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पे भी फ्लैश करेंगे। धन्यवाद। नमस्कार, स्वागत है आपका डीओ न्यूज़ में। मैं हूं आपके साथ संजय। भारत के पड़ोस में लगभग 1200 द्वीपों को मिलाकर बना हुआ एक बहुत ही खूबसूरत सा देश है मालदीव। मालदीव से भारत के संबंध हमेशा से बहुत मधुर रहे हैं। आवश्यकता पड़ने पर भारत ने हमेशा से उनकी मदद की है। लेकिन 4 जनवरी के बाद घटनाक्रम कुछ इस तरह से हुआ कि आज सोशल मीडिया पर मालदीव और भारत के प्रधानमंत्री मोदी और लक्षद्वीप ट्रेंड कर रहे हैं। 4 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लक्षद्वीप की यात्रा की। उसकी कुछ तस्वीरें और वीडियोस अपने यूट्यूब चैनल पर डाल दिए। सबसे पहले तो भारत में ही जो मोदी हेटर्स हैं, जो पॉलिटिशियंस हैं, जो पत्रकार हैं, जिनकी दाल रोटी ही मोदी को गाली देकर चलती है, उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी का मजाक उड़ाना शुरू किया। इस पर मीम बनने शुरू हुए। इसके बाद अचानक से इसमें एंट्री होती है मालदीव के कुछ मंत्रियों की, जो पूरी तरह से मोदी घड़ा से सने हुए ट्वीट करते हैं और जिसके बाद भारत की तरफ से उनको जवाब देना शुरू होता है और देखते ही देखते यह मामला वैश्विक स्तर का हो जाता है। इस पूरे मसले पर हम थोड़े से कुछ खास बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ चर्चा के लिए वैभव सिंह जी हैं। सर नमस्कार, कैसे हैं? बहुत बढ़िया। सर, एक पड़ोसी है हमारा मालदीव। जब 4 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी यूट्यूब पर वीडियो डालते हैं लक्षद्वीप का, तो मालदीव को लेकर के कहीं कोई चर्चा नहीं थी। भारत में ही जो कुछ मोदी से ईर्ष्या रखने वाले लोग हैं, जो जिनके पास मुद्दे नहीं हैं उनका विरोध करने का, जो व्यक्तिगत टिप्पणियों पर ज़्यादा कंसंट्रेट करते हैं। फॉर एग्जांपल आप अजीत अंजुम को ले लीजिए, कांग्रेसी पत्रकार कहा जाता है उनको। उन्होंने पूरा एक एपिसोड ही बना दिया, अरे ये 16 घंटे काम करने वाले, 24 घंटे काम करने वाले हैं मोदी जी, छुट्टियां मना रहे हैं, ये नहीं काउंट होगा। मतलब बहुत ही वाहियात तरह की बातें। तो सबसे पहले तो हम भारत की अंदरूनी राजनीति से ही शुरू करते हैं। भारत में क्या भारत का प्रधानमंत्री कहीं छुट्टियां नहीं मना सकता? अगर वो लक्ष्य उनका, बेसिकली सबको मालूम है कि वो जब भी कहीं जाते हैं तो उसके पीछे एक विजन होता है उनका, जो आ गया 4 दिन 5 दिन बाद ही सामने कि उनका विजन क्या था। लेकिन बिना बात को समझे ये जो इस तरह का मजाक बनाते हैं प्रधानमंत्री का और बाद में स्वयं मजाक बन जाते हैं, क्यों नहीं सीख लेने को तैयार हैं? देखिए, बात यह है कि अगर विजन होता तो अपोजिशन में क्यों होते? अगर विजन होता इन पत्रकारों के पास तो टीवी चैनल से निकाल के बाहर क्यों फेंक दिया गया होता? विजन होता तो मेन स्ट्रीम से यूट्यूब पे क्यों आए होते? विजन तो है नहीं। देखिए, जब आपकी घृणा और आपका विरोध बिना सिर पैर का हो जाए, हेटिंग समबडी जस्ट फॉर द सेक ऑफ हेटिंग, किसी से नफरत इसलिए करनी है क्योंकि बस हमें करनी है, उसका कोई लॉजिक नहीं है, उसके पीछे कोई तथ्य नहीं है, तो नतीजा यही निकलता है। और देखिए, इनको आप, हमारे जो देखने वाले भी हैं, आप लोग को ये गलतफहमी होती है कि ये इनको नहीं पता होता कि इसका अंजाम क्या होगा। इन्हें पता होता है, लेकिन इनको वो व्यूज चाहिए होते हैं, इनको वो, क्योंकि जो मोदी के ऑपोजिशन वाले हैं, जो 10, 15, 20 लाख लोग हैं यूट्यूब पे जो इनके वीडियोस देखते हैं, तो इनको वो 1 मिलियन, 1.5 मिलियन, 2 मिलियन व्यू उन्हीं लोगों के चाहिए, आपके और मेरे नहीं चाहिए। ठीक है, तो एक तो उनका झूठ बोल करके बेचना। हाँ, झूठ ही बोल रहे हैं 24 घंटे बैठ के।
मतलब आप मुझे एक बात बताइए, आप जिन पत्रकारों के नाम ले रहे हैं, इन पत्रकारों ने कभी कोई काम की बात की हो? कभी कोई ये बताया हो कि कांग्रेस पार्टी की जहां गवर्नमेंट है, अब तेलंगाना में आ गई, इससे पहले छत्तीसगढ़ में और राजस्थान में थी, तो क्या वहां कभी भ्रष्टाचार नहीं हो रहा था? क्या वहां पे कभी कोई गलत काम नहीं हो रहा था? कभी इन लोगों ने उसके ऊपर चर्चा की? ये हमेशा मोदी के, भारतीय जनता पार्टी के जो रूलिंग पार्टी है उसके पीछे पड़े रहते हैं। ये मंदिर क्यों जा रहे हैं, मंदिर इतना बड़ा बनाने की आवश्यकता क्यों है, मंदिर एक कैंपेन क्यों चल रहा है? और अब इनको ये समझ में आया कि ये बैकफायर कर रहा है, क्योंकि मंदिर के विरोध में आप जब भी बात करेंगे तो लोग उसके विरोध में खड़े हो जा रहे हैं, लोग गालियां दे रहे हैं, लोग ट्रोल कर रहे हैं। और समाज में तो रहते हैं, इसी समाज में इनके भी तो रिश्तेदार हैं, तो रिश्तेदारों से भी गाली खाते हैं ये। आपको क्या लगता है कि सिर्फ हमारे व्यूअर से गाली खाते हैं? नहीं, अपने रिश्तेदार भी गालियां देते हैं। और ये मैं आपको बताऊं, ये जितने भी बनते हैं लिबरल सेक्युलर, ये सारे बड़े कहते हैं ना कि समर्पित पुजारी किस्म के हिंदू हैं। ये सारे मंदिर जाने वाले, पूजा पाठ करने वाले। आपने देखा होगा वो रवीश कुमार की फोटो भी एक बार बड़ी वायरल हुई थी कि वो छठ पे जो है सर पे डोलची रख के जा रहे थे। तो ये उस तरह के लोग हैं। इनका जो व्यूअरशिप है वो अपनी व्यूअरशिप को टारगेट करते हैं कि हमें ये 15-20 लाख जो अब्दुल हैं, ये हमको ये हमको व्यूज ये लाके देते हैं, तो हम इनको टारगेट करें। तो वो व्यूज कैसे मिलेंगे? अब देखिए 2 GB डेटा तो भारत सरकार ने, कहते हैं ना, अंबानी जी के आशीर्वाद से सबको ही दिया हुआ है कि भाई 2 GB डेटा तो है। तो उसमें से अगर 100 MB 360 पिक्सल पे सेट करके अगर रवीश कुमार और अजीत अंजुम को देख ले रहे हैं, तो इनका घर चल रहा है ना, इनका रोजगार चल रहा है। वरना ये टेक्निकली तो बेरोजगार लोग हैं। लेकिन ये लोग जब फ़ोन पे लॉगिन करते होंगे, अंबानी का डाटा यूज़ करते, तो पैसा इनका कहाँ जाता होगा? नहीं, देखिए अंबानी इनका भी घर तो चला ही रहा है ना। अंबानी इनका भी तो घर चला ही रहा है। अब क्या इनके जितने व्यूअर्स हैं, या तो मैं चैलेंज करता हूँ अंबानी का डेटा यूज़ करना बंद कर दें, वोडाफोन पे आ जाए, आइडिया यूज़ करें, कोई भी और ब्रांड यूज़ करें। देखिए, लेकिन ये 2 GB डेटा जो है ना, ये बड़ा एडिक्टिव है। और बाकी कंपनियां भी जो दे रही है वो इसलिए दे रही है क्योंकि अंबानी जी दे रहे हैं, तो कंपटीशन भी, कॉम्पिटिटिव रहना है मार्केट में। तो बेसिकली वो रीज़न है कि ये इन्होंने उठाया। अब देखिए इसमें जो सबसे बड़ी चीज़ है, लगभग 3 लाख टूरिस्ट हर साल भारत से मालदीव जाते थे। और भारत को ये समझ में आया कि चलो ठीक है यार, हमारे टूरिस्ट बाहर जाते हैं। और इंडिया में आपको बताऊं, इंडियंस जो है दुनिया भर में टूरिज्म के लिए फेमस है। इंडिया के लोग सबसे ज़्यादा टूरिज्म करते हैं दुनिया में, घूमने जाना, वेस्ट में, यूरोप में, आपके इधर साउथ ईस्ट में, ठीक है, सबसे ज़्यादा जाते हैं। आप कभी आपको जाए जापान, कोरिया, सिंगापुर, बैंकॉक, थाईलैंड, इधर उधर मलेशिया, सबसे ज़्यादा भारतीय जाते हैं थाईलैंड से तो, और इसीलिए हाल ही में मलेशिया ने वीज़ा फ्री एंट्री की इंडियंस की, क्योंकि वो चाहते थे कि और टूरिस्ट आए इंडिया से। उनको भी बड़ा शौक था, जब इमरान खान प्राइम मिनिस्टर था ना, तो उनको भी नया नया शौक चढ़ा था। उनका शौक ये था कि हम इमरान खान के साथ मिल करके एक इस्लामिक अलायंस बनाएंगे, जिसमें मालदीव्स होगा, तुर्की होगा और पाकिस्तान होगा। तो इंडिया के विरोध में स्टेटमेंट भी देने शुरू किए उन्होंने, और इंडिया के खिलाफ वहाँ के भी लीडर ने कुछ बातें की। उसके बाद इंडिया ने क्या किया कि जो पाम ऑयल आता है इंडिया में सबसे ज़्यादा, वो मलेशिया से आता है। इंडियंस ने वो खरीदना बंद कर दिया, प्रधानमंत्री हटा दिया उन्होंने अपना। उन्होंने इंडियंस के बॉयकॉट का नतीजा ये हुआ कि उन्होंने अपना सिटिंग प्राइम मिनिस्टर हटा दिया। तो इंडिया की जो कैपेबिलिटी है, इंडिया की जो हमारी जो पॉपुलेशन है, हम कहते हैं ना, ये हमारी एक, कह लीजिए आपकी, ये हमारी एक एसेट है। और जो ग्रोथ हुई है, लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ी है। परचेजिंग पावर बढ़ी है तो लोग जाहिर सी बात है घूमने फिरने भी बाहर जाते हैं। और मालदीव से एक बहुत सस्ता ट्रिप होता है, कोई बहुत महंगा नहीं है। हालांकि प्रधानमंत्री का आइडिया ये था कि भाई लक्षद्वीप जैसे इतने अच्छे हमारे पास जो आइलैंड्स हैं, हमारे लोग बाहर क्यों जाते हैं, वहाँ पे जाना शुरू करें। अब ये कह रहे हैं कि ये मोदी जी काम कहते हैं, मोदी जी 18 घंटे काम करते हैं, मोदी जी 2 ही घंटे सोते हैं, मोदी जी ऐसा करते हैं। तो ये जो दीदारे समुंदर कर रहे हैं बैठ के, कि क्या ये छुट्टियों में नहीं गिना जाएगा? मैं कहता हूँ नहीं गिना जाएगा, नहीं गिना। वो लक्षद्वीप दौरे पे गए थे, वो लक्षद्वीप छुट्टी लेके नहीं गए थे, वो दौरे पे गए थे। अब क्या कोई इंसान दौरे पे गया है तो 24 घंटा जो है फाइलें घिसता रहेगा वहां बैठ के? फाइलें घिसे तो भी तकलीफ है ना। हाँ, भाई फाइलें तो प्लेन में बैठ के फोटो खिंचा रहे हैं फाइलों के साथ। हाँ, तो इनको बेसिकली वो कहते हैं ना, मोदी फोबिया है। मोदी जहां भी दिखेगा इनको तकलीफ है। अब वो अगर वो वहां गया है तो अब जाहिर सी बात है, शाम को 1 घंटे 2 घंटे अगर वो बीच में बैठे हैं और प्रमोशन कर रहे हैं,
ताकि टूरिज्म हो, क्योंकि वो भारत के प्रधानमंत्री हैं और लक्षद्वीप भारत में है। इन लोगों को शायद ये गलतफहमी हो लक्षद्वीप किसी दूसरे देश में है। लक्षद्वीप भारत में है और उसको अगर भारत का प्रधानमंत्री एंडोर्स नहीं करेगा तो और कौन करेगा? पाकिस्तान का वजीर आजम आएगा एंडोर्स करने या अमेरिका का प्रेसिडेंट आएगा एंडोर्स करने? तो इनकी जो बेसिक प्रॉब्लम है वो यही है कि मोदी जो भी करे हमें उसमें से कीड़े निकालने हैं। अब वो उल्टा पड़ गया। अब देखें, ईज माई ट्रिप के जो ओनर हैं प्रशांत पिट्टी ने एक स्टेटमेंट दी। उन्होंने कहा कि ईज माई ट्रिप पे हमारी जितनी भी बुकिंग थी मालदीव्स की हमने सब कैंसिल कर दी है और अब हम मालदीव्स की बुकिंग फ्यूचर में लेंगे भी नहीं। नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत पिट्टी है और मैं ईज माई ट्रिप का को फाउंडर हूँ। ईज माई ट्रिप भारत की सेकेंड लार्जेस्ट ट्रैवल पोर्टल है जिसने पिछले साल 8,000 करोड़ का टर्नओवर किया था। हमारी कंपनी पूरी होम ग्रोन मेड इन इंडिया कंपनी है और हमने रिसेंटली जो सोशल मीडिया पे चल रहा है, जो हमें बयान सुनने में मिल रहे हैं मालदीव्स के गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव से, उसके तहत हमने डिसाइड किया है कि अब हम आगे से कोई भी मालदीव्स की बुकिंग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हमारे देश में 3 लाख लोग हर साल मालदीव जाते थे, अब वो ईज माई ट्रिप पे ये फैसिलिटी अवेल नहीं कर पाएंगे। जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमें दिखाया है कि हमारे पास में मालदीव से भी बेहतर लोकेशंस है, लक्षद्वीप की जैसी उन्होंने हमें वीडियोस दिखाई, उनके पिक्चर्स दिखाए। हम खुद लक्षद्वीप जा चुके हैं पास्ट में और हम दोबारा लक्षद्वीप जाने वाले हैं और हम बाकी एयरलाइन से भी अनुरोध कर रहे हैं कि वो डायरेक्ट कनेक्टिविटी बनाए लक्षद्वीप की, दिल्ली से, बॉम्बे से, बैंगलोर से। और हमने इस बार ट्रिप पे 5 नए पैकेजेस भी लाइव किए हैं लक्षद्वीप के प्रचार में। प्लस हम अयोध्या का भी काफी प्रचार कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि अयोध्या लक्षद्वीप जैसी एक इंटरनेशनल डेस्टिनेशन बन जाए हमारी कंट्री के अंदर, जहां पे बाहर से लोग आए और हमारे देश में टूरिज्म का बढ़ावा हो। इसके तहत हमने डिसीजन लिया है और हम चाहेंगे कि बाकी की एयरलाइंस, ट्रैवल पोर्टल्स भी हमारे साथ इस मुहिम में जुड़े और हमारे देश को आगे बढ़ाएं। हमें बिजनेस से पहले देश के बारे में सोचना चाहिए और इसके लिए हमने ये छोटी सी मुहिम की है। उन्होंने रिक्वेस्ट किया गवर्नमेंट से कि गवर्नमेंट जो है वो लक्षद्वीप में एक फुल फ्लेज ऑपरेशनल एयरपोर्ट बनाए, जिसके ऊपर काम शुरू ऑलरेडी था और अब उस पर लैंडिंग भी हो गई है। उसका वीडियो भी हम दिखा लेते हैं दर्शकों को कि हम वहां पे पैकेजेस देंगे स्पेशल, हमारे जो भी जाने वाले हैं उनको डिस्काउंट देंगे। 3,500% राइज हुआ है इन सर्चेस, जो लोग सर्च कर रहे हैं लक्षद्वीप के बारे में वहां पे होटल्स पे तो टॉप ट्रेंड में है ही। हाँ, नहीं, ईज माई ट्रिप पे और मेक माई ट्रिप के भी जो ऑफिसर्स हैं उनका भी वीडियो आया है, वो भी हम अपने व्यूअर्स को दिखाते हैं। उन्होंने भी ये कहा है कि भाई हम तो स्पेशल पैकेजेस और ऑफर्स और डिस्काउंट्स दे रहे हैं लोगों को कि भाई आप लक्षद्वीप आए और अगर आप लक्षद्वीप आते हैं तो हम आपको डिस्काउंटेड रेट्स पे घर देंगे, होटल्स, आपको पीजीज, आपको जो भी चाहिए वो फैसिलिटीज हम वहाँ प्रोवाइड करेंगे डिस्काउंटेड रेट पे। तो अब सोचिए अगर इतना टूरिज्म बढ़ता है और जाहिर सी बात है 3 लाख लोग हमारे देश की जो हमारी जो करेंसी है वो बाहर जा रही है और वो आप सोचे कि साइज क्या होगा उसका अगर वो हमारे देश में ही रहे, वो लक्षद्वीप जाए। मैं कहता हूँ उसका अगर 50 to 70% भी अगर लक्षद्वीप चला जाता है तो हमारा पैसा हमारी इकोनॉमी में री इन्वेस्ट हो रहा है ना, तो हमारी अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा है और वही हो रहा है। और लोगों ने अपनी बुकिंग्स कैंसिल भी कर दी हैं मालदीव्स की जो जाने भी वाले थे। बट सर, मालदीव जो है ना वो इंडिया के लिहाज से बड़ा महत्वपूर्ण है, सामरिक दृष्टि से, दृष्टि से। और ऐसा कंट्री जो जिसको खरीदने या जिसको कर्ज में डुबाने के लिए चाइना उसको चंगुल में लपेटने के लिए अपना प्रयास कर ही रहा है। मोस्टली हमारे सभी पड़ोसियों के साथ उसका जो रहता है, उसकी जो कर्ज नीति है कि कर्ज में इतना डुबो दो कि आदमी उचक ही ना पाए। तो ऐसे में जब मालदीव के चाइना के पास जाने के खतरे ज़्यादा हैं हमारे लिए, तो हमें इस तरह का कैंपेन या बॉयकॉट करके उनको आर्थिक नुकसान पहुंचाना तो नुकसानदेही होगा ना हमारे लिए। देखिए, जियोपॉलिटिकली या स्ट्रैटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात आपकी सही है। और वहाँ पर जब भी मिलिट्री कू हुए हैं, भारतीय सेना ने वहाँ पे जाकर के इंटरवीन किया है। और मोहम्मद शायद और आज जो डेमोक्रेसी लौटी है, इससे पहले जो प्रधानमंत्री थे मालदीव्स के मोहम्मद नशीद को जो है भारत ने अपने यहाँ शरण दे रखी थी जब वहाँ पर डिक्टेटरशिप थी जी। और मोहम्मद नशीद ने बहुत ओपनली क्रिटिसाइज किया है वहाँ की गवर्नमेंट को कि भाई आप इस तरह की बेवकूफ़ी भरी बातें प्रधानमंत्री के बारे में और हिंदुओं के बारे में, गोबर खाने वाला और इस तरह की जो है बयानबाजी आपके उनके मंत्री कर रहे हैं
और उनको खैर बर्खास्त कर दिया गया, क्योंकि अब देखिए, मैं हमेशा अपने चैनल पे कहता हूँ, जब तक गांधी जी का नुकसान नहीं होता लोगों को बात समझ में नहीं आती। मलेशिया वही, और देखिए मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा कि अगर वहाँ पे जो सिटिंग प्राइम मिनिस्टर है इनको भी हटा दिया गया, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि वहाँ की इकोनॉमी चला इंडियंस रहे हैं, वहाँ की अर्थव्यवस्था इंडियन से ही चलती है और इंडियन से ही चलेगी, वो कोई और नहीं चला सकता वहाँ आकर के। और वहाँ पे जो चाइना का जो भी हस्तक्षेप था, उनको बेल आउट भी इंडिया ने किया है, उनके कर्जों से मुक्ति भी इंडिया ने दिलवाई है। तो और चाइना को कभी देखिए, चाइना ने ये प्रयास श्रीलंका में भी किया, इंडिया ने वहाँ भी नहीं होने दिया। तो इंडियन जो आर्म्ड फोर्सेज है और उनकी जो शेयर कैपेबिलिटी है इन दिस रीजन, इंडियन ओशन रीजन, वो इंडियन ओशन किसी रीजन से इंडियन ओशन है, ठीक है, वो चाइनीज ओशियन या अमेरिकन ओशन या मालदीवियन ओशन नहीं है। और हमेशा ये बात पाकिस्तानी हमेशा कहते हैं कि इंडियन ओशन को जो है कि हिंदुस्तानी इंडियन लेक समझते हैं हम हमारा इंडियन ओशन, हम उसको अपनी इंडियन लेक समझते हैं, हम उसको तालाब बनाए, लेक समझे, कुछ समझे, वो हमारे ऊपर है ना। आप कौन होते हैं ऑब्जेक्शन करने वाले? तो वो कभी भी नहीं हो पाएगा। और मालदीव्स के देखिए कितना बड़ा देश है, दिल्ली से भी छोटा है, दिल्ली 5 गुना लगभग शायद छोटा दिल्ली हाँ, से। दिल्ली से 5 गुना छोटा देश है टोटल। नोएडा से छोटी उसकी इकोनॉमी है। नोएडा की इकोनॉमी लगभग $20 बिलियन की है। उनकी टोटल इकोनॉमी परचेजिंग पावर पैरिटी पे भी आप देखें तो $14 बिलियन है। यानी नोएडा इतनी भी इकोनॉमी नहीं है उनकी। और पॉपुलेशन में आप देख लें, पॉपुलेशन में 5-5.25 लाख की टोटल आबादी है। इससे ज़्यादा आबादी बनारस की है, ठीक है, इससे कहीं ज़्यादा है, इससे 2 गुना 3 गुना ज़्यादा आबादी बनारस की है। तो इस तरह के जो देश है ना, ये मतलब उनके कहते हैं ना कैपेबिलिटी पंचिंग अबव योर वेट, मतलब आप इंडिया से अब आप उलझेंगे, इंडिया के ऊपर डेरोगेटरी रिमार्क्स। अच्छा, इस तरह की चीज़ें ना, कुछ जो इस्लामिक रेडिकलाइजेशन हुआ है मालदीव्स में, क्योंकि लगभग 95-97% आबादी तो मुसलमान ही है वहाँ पे, और वो भी ज़्यादातर जो अरब इन्फ्लुएंस वाले मुसलमान हैं, वहाबी टाइप के जो मुस्लिम्स हैं वो हैं वहाँ पे, हनफी नहीं है। तो उनका क्या है कि उनके अंदर एक पाकिस्तानियों ने घुस करके, मौलवियों ने उनको बहुत रेडिकलाइज भी किया है। तो उस तरह का जो रेडिकलाइजेशन है, मुस्लिम ब्रदरहुड आप मान लें, उनका भी बड़ा डीप पेनिट्रेशन है मालदीव्स में। तो उन्होंने रेडिकलाइज किया, तो उनको ये लगा था हम इस तरह से बोलेंगे या इस तरह से करेंगे तो हमको बड़ी पॉपुलैरिटी अपने यहाँ लोकली मिलेगी, ठीक है, क्योंकि वो इंडिया आउट के कैंपेन से जीत कर ही आए थे। इंडिया आउट के कैंपेन से जीत के आए थे, और इंडिया ने वहां से आउट नहीं होना है, ये इन्होंने खुद को ही आउट हो जाना है। और हो गए, तीनों मंत्री आउट हो गए इंडिया को आउट करते करते। तो लग रहा था नंबर बढ़ेंगे, और ये प्रधानमंत्री भी आउट होंगे, आप अगला इलेक्शन तो आने दें, ये प्रधानमंत्री भी आउट होंगे वहां। श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, मालदीव्स, ये वो देश है जिनमें कभी भी एंटी इंडियन गवर्नमेंट सर्वाइव नहीं करेंगी। मैं ये लिख के देने को तैयार हूँ, और न इंडिया कभी उनको सर्वाइव करने देगा, और नहीं करने देना चाहिए। लोग कहते हैं कि इसका मतलब इंडिया हस्तक्षेप करेगा। अरे यार, दुनिया में कौन सा देश है, क्या अब देख लीजिए, अमेरिका जा करके यूक्रेन में हस्तक्षेप कर रहा था, तो रशिया ने क्या किया है? रशिया थोड़ी अलाउ करेगा कि उनका दुश्मन जो है आकर के उनके डोर स्टेप पे बैठे, और यूक्रेन जो है नाटो का मेंबर बन जाए। अगर रशिया नहीं अलाउ करता, क्या अमेरिका अलाउ करेगा कि मेक्सिको में और इन देशों में कोई रशियन गवर्नमेंट आके बैठ जाए, प्रो रशिया गवर्नमेंट आके बैठ जाए? कभी नहीं अलाउ करेगा। तो अगर अमेरिका खुद नहीं करता, रशिया नहीं करता, चाइना नहीं करता, कोई देश नहीं करते, तो हम क्यों करेंगे? ये गलतफहमी मुगालते नेपाल में भी लोगों ने पाल रखे थे, जिससे पहले जो केपी शर्मा ओली की गवर्नमेंट थी, उनको भी चाइनीज गवर्नमेंट की गोद में बड़ी बैठने की आदत थी, और जो चाइनीज एम्बेसडर थी उनके साथ वो ओले कर रहे थे वहां पे। क्या हुआ उनका? निकाल दिए गए ना। कोई भी सर्वाइव नहीं करेगा इंडिया को। और हस्तक्षेप, और इंडिया तो मिलिटरीली हस्तक्षेप कर चुका है मालदीव्स में, वहाँ पे फौजें भेज चुका है, इंडियन आर्मी वहाँ जा करके उन्होंने नेताओं को निकाला है, उनको बचाया है, जो प्रो इंडिया लीडरशिप थी। तो ये वो देश हैं जहाँ पे इंडिया जो है कभी भी इस तरह के लोगों को अलाउ नहीं करेगा। ये मोइज़ू जो है जो प्रधानमंत्री हैं, ये इनका पहला और आखिरी टर्म ही है मालदीव्स में, दोबारा कभी नहीं आएंगे ये वहाँ पे। बट सर, एक ये है कि जब से मोदी सरकार आई है, पड़ोसियों के साथ संबंध अच्छे नहीं रहे हमारा। भूटान भी शायद चाइना के करीब चला गया, श्रीलंका भी चला ही गया था। जो नेहरू जी के समय चीन से मित्रता थी वो भी अब नहीं बची। देखिए, नेहरू जी के समय जो मित्रता थी चीन से, उसका नतीजा क्या था? करते थे 1962 की वॉर, 1962 की जंग, जहाँ पे अक्साई चीन जो है वो चाइना ने कब्जा कर लिया, लेकिन नेहरू जी ने एयरफोर्स नहीं भेजने दी। अगर उस समय भारत की एयरफोर्स चाइना की एयरफोर्स से बहुत बड़ी थी,
बहुत मॉडर्न थी, बहुत ताकतवर थी, लेकिन नेहरू ने नहीं अलाउ किया। अगर एयरफोर्स भेज दी होती तो पता चल जाता कि चाइना कितना पावरफुल है उस समय, और अक्साई चीन आज भी आपके पास होता। ठीक है, नेहरू जी तो ये कहते थे कि हिंदी चीनी भाई भाई, वही हिंदी चीनी भाई भाई के नारे ने 1962 में ये हाल किया। गलवान में अभी आप देख लीजिए, अरुणाचल में आप देख लीजिए, डोकलाम में उन्होंने हस्तक्षेप करने की कोशिश की। और मोदी जी के देखिए, मोदी जी के टेक ओवर करने के बाद गवर्नमेंट, लोग कहते हैं रिश्ते खराब हुए हैं। देखिए, चाइना ने तो अपनी मसल फ्लेक्सिंग शुरू की है। मोदी जी नहीं होते, कोई और प्रधानमंत्री होता तो भी चाइना वो काम करता। और प्राइम मिनिस्टर ने आप ये देखें कि रीगेन किया है, नेपाल में स्टेबिलिटी लेके आए हैं। नेपाल में जो गवर्नमेंट है वो प्रो इंडिया गवर्नमेंट इंस्टॉल हुई। फिर श्रीलंका जो कि एक तरफ बैंकरप्ट हो गया, श्रीलंका को भी बचाया। इसी मालदीव्स को जो है वहां पे डेमोक्रेसी भी लौटी, और प्रो इंडियन गवर्नमेंट मोहम्मद नशीद की भी आई। और इसी प्रधानमंत्री के अंडर में एक तरीके से ना मालदीव जो जा चुका था आपके हाथ से, और वहां पे मिलिट्री डिक्टेटरशिप थी जो कि पूरी तरीके से चाइनीज पॉकेट्स में थी, उसको हटा करके वहां पे गवर्नमेंट आई प्रो इंडिया। ये भी काम मोदी जी ने किया। श्रीलंका को स्टेबलाइज किया, उनको पैसे दिए, उनको वेवर दिया। तो बात सबको समझाई है उन्होंने कि, और मोदी जी की जगह अगर मनमोहन सिंह होते या कोई भी प्रधानमंत्री होता तो क्या वो सक्सेसफुली इन 3-4 देशों को रिक्लेम कर सकते थे? नहीं कर सकते थे। इवन आप देख लीजिए, इंडियन ओशन रीजन में ही सेशल्स में प्रधानमंत्री मोदी गए, अंडमान निकोबार आइलैंड्स में जो है कि इंडियन नेवी और एयरफोर्स के लिए ऑब्जर्वेशन सेंटर बनाया वहां पे, चाइना के इतने ऑब्जेक्शन के बाद। सेशल्स में बनाया, दूसरे देश में जाकर के, ताकि नजर रखी जा सके चाइना को, वहां काउंटर किया। तो आप कहने को जब आप ये बातें करते हैं कि मोदी जी, ये पूरी बात बताते नहीं ना, ये जो सारे के सारे ऑपोजिशन वाले हैं या ये जो पत्रकार हैं, ये नहीं बताते हैं। तब नेहरू जी की गवर्नमेंट थी तो 1962 का जिक्र कभी करते हुए सुना है आपने? ये विवेचना और ये सारे प्रोग्राम करते हैं, अभी 1962 के ऊपर भी करें। बताएं नेहरू जी कितने वीर थे, ठीक है? बताएं नेहरू जी के बारे में कि उन्होंने कितनी अच्छी लड़ाई लड़ी। 1971 का क्रेडिट खाते हैं, 1962 का क्रेडिट क्यों नहीं खाते? अगर 71 का क्रेडिट लेंगे तो 62 का भी लीजिए, वो नहीं, उसके बारे में जिक्र तब मुंह में दही जमा लेते हैं। और आपको मैं एक चीज बताऊं, जब आप ये सारी बातें कर रहे हैं, देखिए मालदीव्स एक ऐसा देश है, मैंने आपको बताया, उसकी साइज बताई, उसकी पॉपुलेशन बताई, उसकी इकोनॉमी का साइज बताया। ठीक है, उन्होंने बोला, अभी आज उसके जो एम्बेसडर है मालदीव्स के, उनको बुलाया था यहाँ पे, 5 मिनट में बाहर हो गए। वो फॉरेन ऑफिस में घुसे हैं इंडियन और 5 मिनट में गाली खा के बाहर आए। 5 मिनट से 2 मिनट जाने में भी अंदर लगा होगा, फिर उनको 2 मिनट बाहर आने में भी लगा होगा। तो 1 मिनट में क्या बात हुई होगी? सोचिए, 1 मिनट में जो भी जॉइंट सेक्रेटरी रैंक ऑफिसर एम्बेसडर से मिला होगा, उसने 1 मिनट में क्या बोला होगा? तो 1 मिनट में 2-4 गालियां दी होंगी और भगा दिया होगा कि भगो यहाँ से। तो अब वही यही बताएंगे ना भैया। कनाडा के एम्बेसडर के साथ भी, हाँ, और कनाडा के एम्बेसडर को वैसे ही किया था, बुलाया और 4 गाली देके वापस भेज दिया। वो तो इतना गुस्से में था कि उसने माइक तोड़ दिया एक रिपोर्टर का, कनाडा के एम्बेसडर ने। तो भारत की जो डिप्लोमेसी है और भारत की जो पावर है, भारत की इकोनॉमी का साइज देख लीजिए यार आप, भारत की पॉपुलेशन देख लीजिए आप। भारत इतना बड़ा देश है, भारत जैसे देश को यार कनाडा और अमेरिका तो झुका नहीं पा रहे हैं। ये भंटा भर के देश जो है, ये मालदीव्स और ये क्या है ये? और मजेदार बात देखिए कि अभी तक किसी भी सरकारी ऑफिशियल की तरफ से मालदीव का नाम नहीं लिया गया। हाँ? सिर्फ भारतीयों ने ही हिला डाला। हाँ, भारत सरकार के लिए सोशल मीडिया पर वो बहुत छोटा सा देश है। मतलब कहते हैं ना कि भारत सरकार जरूरी नहीं समझती है उनका नाम लेना अपने जुबान पे, इतने इस तरह के देश है वो। तो ठीक है, अब कहते हैं ना कि छोटा आदमी गुंडाई करना चाहता है, करने दो। मोदी जी ने कहा बुलाओ डिनर पे। ठीक है, तो गुंडाई करना चाह रहे हैं। अरे सर, जैसे मालदीव की बात करें तो जैसे हम लोगों ने अभी चर्चा की, जब ऑपरेशन का एक्टस किया था, जब तख्ता पलट का प्रयास था शायद, वो बचाया। अभी वाटर क्राइसिस हुई थी इनकी राजधानी माले में, तो जहाज से भेजे सील बंद बॉटल्ड वाटर मिला। कोविड के दौरान जो है उनको वैक्सीन भी सबसे पहला, कोविड के बाद सबसे पहली जो खेप भारत से गई फ्री वैक्सीन की, 1 लाख वैक्सीन जो है वैक्सीन की, वो मालदीव से गई थी। उसके बाद भी मतलब
क्यों इतना ईर्ष्या जो है, नफरत इंडियंस के खिलाफ क्यों हो जाती है? क्या इसके देखिए वो पीछे इंडियन से नहीं है, वो हिंदुओं से है। मैं आपको बता रहा था ना कि वहां पर जो मुस्लिम ब्रदरहुड और जो वहाबी इन्फ्लुएंस है उसके चक्कर में वो एक हिंदुओं के प्रति उनके अंदर नफरत है, और वो नफरत उनकी गाहे बिगाहे इस तरह से बाहर आती रहती है, उनकी जो लीडरशिप है। और उनको ये था कि भाई हम तो एंटी इंडिया सेंटिमेंट पे आए हैं। देखिए इलेक्शन कैंपेन में एक बात करना, ठीक है, और फिर गवर्नमेंट में आने के बाद उसको प्रैक्टिस करना, ये दो अलग अलग चीजें हैं। हाँ, ठीक है, आप एक धर्म विशेष को, एक राष्ट्र विशेष को आप गाली दे करके पावर में आ सकते हैं, तो उस तरह से तो पाकिस्तान में भी सारे लोग हिंदुस्तान को गालियां दे करके पावर में आते हैं। इमरान खान भी हिंदुस्तान को गालियां दे के पावर में आया था, और उसने तो प्रधानमंत्री बनने के बाद भी गाली दी प्रधानमंत्री मोदी को। ठीक है, उनको बुचर ऑफ गुजरात और आरएसएस का दहशतगर्द, और उसने ये भी बोला कि ये जो विचारधारा है ये फासिस्ट और नाजी विचारधारा का प्राइम मिनिस्टर है ये। ठीक है, हिटलर के साथ जोड़ा प्रधानमंत्री मोदी को। क्या हुआ, जब आप आने के बाद इस तरह की बातें करते हैं तो वापस भेज दिए जाते हैं। ठीक है, आज जेल में पड़े हैं, और अगले महीने इलेक्शन है पाकिस्तान में, लड़ नहीं पाएंगे अगला इलेक्शन। ये हालत हुई है उनकी। तो बात वही है कि आप केपी शर्मा ओली एंटी इंडिया सेंटिमेंट पे आ गए, ठीक है, लेकिन जब प्रैक्टिस करने लगे जब एंटी इंडिया पॉलिसीज, तो क्या हुआ, उठा करके बाहर फेंक दिए गए। ऐसे ही राजपक्षे जो है श्रीलंका में, वो भी बहुत एंटी इंडिया बातें करके आया। जब एंटी इंडिया पॉलिसीज अपनाने लग गया, चाइना से पैसे खाने लग गया, उनको पोर्ट्स बेचने लग गया हम्बनतोता में, तो क्या हुआ, सत्ता के बाहर फेंक दिए गए, वापस नहीं आए। तो भारत कभी भी अलाउ नहीं करता। भारत, चाइना, पाकिस्तान, अमेरिका, दुनिया भर के जो देश है, भारत में और इन बाकी देशों में अंतर यह है कि भारत जो इस तरह से काम करता है ना, उसका ढिंढोरा नहीं पीटता है। भारत में क्रेडिट के भूखे लोग नहीं है, यहाँ काम के भूखे लोग हैं। फॉरेन ऑफिस में या जो इंडिया की और एजेंसीज हैं, वहाँ जो बैठे हुए लोग हैं, वो चुपचाप अपना काम करते हैं, उनको कोई क्रेडिट नहीं चाहिए, उन्हें कोई शोर शराबा नहीं करना, उन्हें कोई, कहते हैं ना, चेस्ट थंपिंग, ठीक है, छाती नहीं पीटनी उन्हें। कहते भाई हमने काम किया, राष्ट्र हित में जो काम था, आप देख लीजिए इन सारे जगहों पे बदल गए वो जितने भी सत्ताधीश लोग थे। आज वहाँ पे सारी प्रो इंडियन गवर्नमेंट्स है। मालदीव्स में आई है, मैंने आपसे कह दिया है, जब हम मालदीव्स का जब अगला प्रोग्राम करेंगे तो उस प्रोग्राम के समय में ये प्रधानमंत्री नहीं होंगे। ठीक है, ये आप मेरे से लिख के ले लीजिए कि आने वाले साल, 6 महीना, 1.5 साल, 2 साल, जब भी ये होगा परिवर्तन, बट ये प्रधानमंत्री नहीं होंगे और इनकी राजनीति खत्म होगी, ये पॉलिटिक्स में भी नहीं होंगे। और अगर पॉलिटिक्स में हुए तो कभी भी रूल नहीं करेंगे, कभी भी इलेक्शन जीतेंगे नहीं, इसकी गारंटी है। सर, जैसे आपका वैश्विक राजनीति में लंबे समय से रहा है, दिलचस्पी आपकी रही है, अभी जो एक चीज़ जो मैंने महसूस की हाल के दिनों में, कि जब भी इंडिया के खिलाफ कोई भी, चाहे वो छोटी कंट्री हो बड़ी कंट्री हो, बोलती है, तो जो भारत में सेलिब्रिटीज़ हैं वो अपनी एकता दिखाते हैं, देश के प्रति एकजुटता दिखाते हैं। क्या मायने इसके और क्या इम्पैक्ट पड़ता है इसका ग्लोबल लीडरशिप में? देखिए बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है इससे। देखिए कि जो सेलिब्रिटीज़ हैं उनकी बहुत मैसिव फॉलोइंग होती है। और आप देखें ये जो सेलिब्रिटीज़ हैं ये भी तो भारतीय नागरिक है ना, ये भारतीय नागरिक है। ये पहले नहीं दिखते थे ना, ये उनकी अपनी एक दुनिया थी। हाँ, पहले अपनी दुनिया थी, बट उनको अब परिवर्तन समझ में आया ना, क्योंकि अब लोग जो है ना, जो व्यूअर्स हैं, वो पूछते हैं कि भाई आप क्यों नहीं विरोध कर रहे, आप क्यों नहीं बोल रहे। तो अब उनको ये समझ में आया कि नहीं, अब हम, मतलब कहते हैं ना कि हम चुप नहीं रह सकते, अब हमें भी बोलना पड़ेगा। आप सपोर्ट में बोले, विरोध में बोले, लेकिन अपना स्टैंड क्लियर करें। तो विरोध में भी, आपको याद होगा, लोग कुछ विरोध में भी बोलने वाले थे। वो एक ट्रेंड आया था भारत में कि कुछ अगर फेवर में बोलना शुरू किया था तो कुछ ने विरोध में भी बोलना शुरू किया। मेडल वापस किए जाते थे उस दौर में, शुरुआत में। तो उसके बाद क्या हुआ कि इस देश के लोगों ने ऐसे लोगों को बॉयकॉट करना शुरू कर दिया। देश के लोगों ने उनको बॉयकॉट करना शुरू कर दिया, उनकी पिक्चरें फ्लॉप होने लग गई, उनके शोज कैंसिल होने लग गए, और उससे उनको समझ में आया वही बात, गांधी जी का नुकसान होने लगा। ठीक है, और गांधी जी का जब नुकसान होता है तब लोगों को बात समझ में आ जाती है। तो अब वो लोग फेवर में नहीं बोलते तो चुप रहते हैं, बोलते नहीं है। और जो बोलते हैं तो वो दिखता है कि हाँ भाई चलो ये कम से कम देश के साथ, देश की आत्मसम्मान, उसकी अस्मिता के साथ खड़े हैं। आप ये देखें कि भारत का प्रधानमंत्री जो है वो कोई इंडिविजुअल नहीं है। नरेंद्र मोदी, जब भारत के अंदर की बात हो तो ठीक है, वो एक राजनेता है, उनको आप क्रिटिसाइज भारत के लोग कर सकते हैं, लेकिन जब बाहर से बैठा हुआ कोई लीडर या किसी दूसरे देश का नागरिक जब उनका अपमान करता है तो आप मोदी के सपोर्टर है या मोदी के आप अपोजिशन में है, वो आपके प्रधानमंत्री को
140 करोड़ लोगों के प्रतिनिधि को गाली दे रहा है, यानी आपको भी गाली दे रहा है। तो उनको जवाब देना, उनका विरोध करना, ये हम सबका दायित्व है। ये वो कोई ऑर्डिनरी आदमी नहीं है, वो हमारा आपका प्रतिनिधि है। हमने चुन के भेजा है कि हमारा प्रतिनिधि तो दुनिया में ये करेंगे। तो दुनिया में कहीं भी जाते हैं, अगर अब देखें आप, बिलावल भुट्टो जब पाकिस्तान का विदेश मंत्री था, अभी जब पाकिस्तान में पीडीएम की गवर्नमेंट थी, तो साल भर पहले की बात है, तो वहाँ पे जो वो गोवा आया था, वो यूनाइटेड नेशंस में जाकर के उसने जो है बहुत बदतमीजी करी प्रधानमंत्री मोदी को। उसने भी बुचर ऑफ गुजरात बोला और इस तरह की भाषा का प्रयोग किया। तो क्या हुआ उसका नतीजा ये हुआ कि पूरे देश ने मिल करके उसको गालियां दी, पूरे देश ने मिल करके उसका विरोध किया। क्यों? क्योंकि आप भारत के प्रधानमंत्री को आप नहीं बोल सकते, वो हमारा प्रतिनिधि है। आप उसको गाली दे रहे हैं, मतलब आप मुझे गाली दे रहे हैं, आप मेरे देश को गाली दे रहे हैं। ये एक्सेप्टेबल नहीं है। तो ये जो अब इनको समझ में आ गया कि अब भारत में रहना है तो राष्ट्रवादी बन के ही रहना पड़ेगा, पेट्रियोटिक बन के ही रहना पड़ेगा, देश के साथ खड़ा होना पड़ेगा। देश की अस्मिता और इसकी संप्रभुता और इसकी सुरक्षा के ऊपर कोई भी समझौता आप नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते कि हम एक वहां का भी पासपोर्ट रखेंगे और एक कहीं और का भी पासपोर्ट रखेंगे। ये अब इंडिया में नहीं चलेगा। तो एक भारत बॉलीवुड के सेलिब्रिटी है, उन्होंने अपना वहां का पासपोर्ट कनाडा का सरेंडर भी किया, ठीक है, और भारत, और वो बोले भी हैं इस मसले पर भी। हाँ तो भारत के ये परिवर्तन भारत के लोगों ने लाया है, ये सेलिब्रिटी से नहीं लाया है। भारत के लोगों ने ये क्लियर किया है कि भाई साहब यहाँ रहना है, तो कहते ना कि अगर यहाँ रहना है तो जय श्री राम कहना है। तो बात वही है कि आप राम का विरोध करेंगे, आप प्रधानमंत्री को अपमानित करेंगे, इस बात से आप राष्ट्र के सब विरोध में खड़े होंगे, तो फिर ना आपकी यहाँ राजनीति चलेगी, ना यहाँ आपकी फिल्में चलेंगी, ना यहाँ पे आपके गाने चलेंगे। ये क्लियर है। अभी आपकी इस बात से याद आया, ट्विटर पे 2 सेलिब्रिटीज हैं, एक तो आईपीएस हैं रिटायर्ड और एक वो कांग्रेस के संत हैं। दोनों में बड़ा हृदय परिवर्तन देखने को मिल रहा है, राम राम जप रहे हैं। हाँ। इतना हृदय परिवर्तन। इलेक्शन हार रहे हैं ना, इलेक्शन हार रहे हैं, गालियां खा रहे हैं, कोई इज्जत नहीं कर रहा। देखिए राजनीति करनी है, देखिए कहते हैं ना कि राम से राजनीति होगी, लेकिन राजनीति से राम नहीं हो सकते। राम सनातन है, राम राष्ट्रपिता है, हम सब के, इस भारतीय संस्कृति के, ठीक है, हम उनके ही वंशज हैं, इस देश में रहने वाले जितने भी हैं। तो आप राम का विरोध करके या राम मंदिर का विरोध करके या हमारी उस सनातन परंपरा का, हमारी संस्कृति का, हमारे धर्म का अपमान करके, राम को काल्पनिक बता करके आप यहाँ नहीं रह सकते। तो आपको हृदय परिवर्तन तो कितना हुआ है वो तो राम ही जानते हैं कि इनका हृदय परिवर्तन कितना हुआ है। लेकिन ऑन द फेस ऑफ इट राम भक्त बना। मैं एक प्रोग्राम में मैंने बोला भी था कि कांग्रेस पार्टी इस देश को और भाजपा को सेक्युलर तो नहीं बना पाई, लेकिन इन्होंने इनको राम भक्त बना दिया है। ठीक है, कांग्रेसियों को राम भक्त बना दिया इन्होंने। जो परिवर्तन ये दूसरों में लाना चाह रहे थे वो तो नहीं ला पाए, उल्टा इनके जैसे हो गए। अच्छा, ये बड़े खुश होते हैं जब किसी भी पड़ोसी से हमारे संबंध खराब होते हैं, जब वो इंडिया के लोगों के खिलाफ बोलता है तो उनको लगता है नहीं मोदी के खिलाफ बोल रहा है, बड़े खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं। देखिए ठीक है, हो जाए, खुशियां और तो रह नहीं गई बेचारों के पास कोई, ठीक है, यही गिनी चुनी 2-4 खुशियां हैं इनके पास, लेने दीजिए आनंद। अच्छा सर, वापस आते हैं पर्यटन पे। तो जैसे अभी एक ट्रेंड चल रहा है कि लक्षद्वीप जाएं, अपने मालदीव के बजाय लक्षद्वीप को प्रायोरिटी दें। लक्षद्वीप में सर परमिट लगता है अभी भी जाने का, एयरपोर्ट भी शायद एक ही है अभी, जबकि मालदीव जाना आसान भी है, परमिट वगैरह भी नहीं लगता। तो एक ये ऐसा नहीं कि ये बस एक जुनून, एक छड़ी का आंदोलन बन के रह जाए, बाकी लोग फिर से वहीं जाने लगे? नहीं, ऐसा नहीं है, ये परिवर्तन होगा। देखिए अगर प्रधानमंत्री मोदी को अगर लक्षद्वीप को प्रमोट नहीं करना होता तो वहां पे वो फोटोशूट नहीं हुआ होता। वो उन्होंने बेसिकली, देखिए प्रधानमंत्री तो अब ये नहीं कहेंगे ना कहा के माइक पे कि आप लोग मालदीव जाना बंद कर दीजिए, अब आप सब लोग लक्षद्वीप जाइए, ये तो नहीं कहेंगे। वो गए, वहां बैठे, वहां फोटो खिंचा ली, लोग सर्च करने लगे यार लक्षद्वीप इतना खूबसूरत है, लक्षद्वीप इतना अच्छा है। मैं आपको बताऊं संजय, इस देश में इतनी खूबसूरती है, मुझे आज तक समझ में नहीं आया लोग बाहर क्यों जाते हैं। मैं आपको बताऊं, भारत से अच्छे होटल्स बाहर नहीं है, मैं हकीकत बता रहा हूं आपको, भारत से अच्छे होटल्स बाहर नहीं है, भारत के होटल से अच्छा खाना बाहर नहीं मिलता, भारत से ज्यादा डाइवर्स, मतलब आपको लैंडस्केप कहीं नहीं मिलेगा। आप लेह लद्दाख जाएं, अगर आपको पहाड़ों का शौक है, आप हिमाचल जाएं, हिमाचल कितना खूबसूरत है,
हिमाचल की खूबसूरती का मतलब कहते हैं ना कि मतलब कोई अंत नहीं है। आप वहाँ जाइए, आप वो देखिए, राजस्थान देखिए, राजस्थान की खूबसूरती इतनी अलौकिक है। मैं तो काफ़ी जाता हूँ। राजस्थान की खूबसूरती इतनी अलौकिक है, आपको डेजर्ट का शौक है, आप उधर जाइए। जो आजकल लोग दुबई और यहाँ वहाँ जाते हैं, आप राजस्थान जाके तो देखिए। आप बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर आप जाइए, आपको पता चलेगा कि मतलब की खूबसूरती क्या होती है। आप वहाँ पे हमारे जो पूर्वजों के जो किले हैं, जो हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट्स हैं, जो मंदिर हैं, जैन मंदिर है वहाँ इतने खूबसूरत। अब वहाँ जाइए, माउंट आबू जाइए, सोचिए एक राजस्थान के अंदर जिसको एक सूखा प्रदेश बोला जाता है, एक मरुस्थल कहा जाता है, वहाँ पे आप जाइए, वहाँ के कलर्स देखिए, वहाँ के लोगों का की पोशाकें देखिए, इतनी कलरफुल है। ठीक है, आप वो देखिए, वहाँ की पेंटिंग्स कितनी खूबसूरत है। लोग पता नहीं कहाँ कहाँ से वो वाहियात किस्म की पेंटिंग्स लेके आते हैं। जाके जरा देखिए तो देवी देवताओं की कितनी खूबसूरत पेंटिंगें बनती हैं राजस्थान में। आप केरल जाइए, केरल के बीचेस आप देखिए कितने खूबसूरत हैं। आप तमिलनाडु जाइए, मैं तो ऑलमोस्ट रेगुलर जाता हूँ। तमिलनाडु जाइए, तमिलनाडु के बीचेस इतने खूबसूरत हैं। मैं कहता हूँ मतलब नाम लेते रहिए आप। नॉर्थ ईस्ट देखिए, नॉर्थ ईस्ट की खूबसूरती तो बिल्कुल अनएक्सप्लोर्ड है। मेघालय तो एकदम स्वर्ग ठीक है, वहाँ की जो खूबसूरती, उसका कभी जिक्र ही नहीं होता, उसको कनेक्ट ही नहीं किया गया। नहीं, बहुत नहीं कनेक्ट किया गया है उसको। मोदी सरकार ने, इन्होंने किया ना, मतलब पहले तो नहीं किया गया। हाँ, पहले कभी नहीं किया गया। तो सरकार ने वहां पे कनेक्टिविटी का जितने प्रोजेक्ट्स नॉर्थ ईस्ट में सरकार ने बनाए हैं, मतलब इस सरकार ने 9 साल में नॉर्थ ईस्ट का जितना विकास किया है, मैं आपको बता दूं पिछले 70 साल में उतना नहीं हुआ था, जो सिर्फ 9 साल में हुआ है। जितनी रोडें वहां बनी है, जितनी चौड़ी वहां पे सड़कें हैं, रेलवे कनेक्टिविटी बढ़ाई है, एयर कनेक्टिविटी बढ़ाई है। किरण रिजिजू वहां से सांसद थे, मंत्री भी थे भारत सरकार में। अभी भी लेकिन देखिए ना सर, 70 साल हो गए, अभी भी एक डायरेक्ट ट्रेन नहीं है कि आप सीधा मेघालय देखिए या शिलांग जा देखिए उसका टेरेन इस टाइप का है ना, वो करना है। अब देखिए इस सरकार ने कितना काम किया है। अब आप कहते हैं ना कि अब जब काम बहुत ज्यादा हुआ तो अब लोगों को ये फील होता है कि यार बताओ, और ट्रेन नहीं है और कोई कनेक्टिविटी नहीं है। पहले तो लोग सोचते ही नहीं थे जाने के बारे में। अब इतनी कनेक्टिविटी हुई है तब लोग सोच रहे हैं ना कि यार ये भी हो जाए, वो भी हो जाए, सरकार करेगी। 9 साल में अगर 70 साल का विकास किया है तो 5 साल 10 साल और देखिए, फिर आप बात करेंगे। तो खूबसूरती का मतलब उड़ीसा के बीचेस आपने देखे, इतनी खूबसूरत, मतलब हमारे यहाँ कहते हैं ना कि मतलब कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक इतना कुछ है एक्सप्लोर करने के लिए, घूमने के लिए। लोग क्या है कि एक ट्रेंड चल रहा था, बाहर जा रहे हैं विदेश में जाकर के, वहां जब वो चेक इन करते हैं सोशल मीडिया पे ना कि मालदीव जब डालते हैं लोकेशन में, या थाईलैंड डालते हैं या मलेशिया डालते हैं, तो लोगों को लगता है कि ये बड़ा अच्छा स्टेटस सिंबल है। ऐसा नहीं है। आप, और मैं आपको बताऊं, इंडिया के अंदर आप इन जगहों पे जाकर जरा घूम के देखिए, आपको खाना भी अच्छा मिलता है, अपने टाइप का खाना मिलता है, लोग भी आपके हैं। ठीक है, कुछ लोग कुछ कहते हैं न्यूसेंस मेकर होते हैं। आजकल कर्नाटका में चल रहा है वो कन्नड़ा बोलने वालों का, वो कितने लोग हैं कर्नाटका में? 2% भी नहीं होंगे, 1% भी नहीं होंगे, 1% से भी कम। गिने चुने एक रेडिकलाइज आइडियोलॉजी का कोई संस्था है, उसके जुड़े हुए कुछ 10, 20, 50, 100, 2000, 5000 लोग होंगे पूरे राज्य में। इस तरह तो नहीं है। आप तमिलनाडु जाइए, ये स्टालिन की विचारधारा के कितने लोग हैं? स्टालिन की विचारधारा के गिने चुने लोग हैं। अगर उसकी विचारधारा के लोग ज्यादा होते तो आज की डेट में भी इतना ज्यादा लोग जाते हैं वहां पे नॉर्थ से, तो उनको कोई दिक्कत थोड़ी होती है। ठीक है, इक्का दुक्का केसेस होते हैं, सब जगह होते हैं, वो सब जगह होते हैं। वो तो फिर जो वहां से यहाँ आते हैं उनके लिए भी हैं। उनके साथ भी इक्का दुक्का केसेस होते ही हैं। ठीक है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। तो भारत खुद इतना खूबसूरत है, आप यहाँ पे जाइए, यहाँ पे घूमिए। तो प्रधानमंत्री मोदी का ये था कि भाई इंडिया से जो टूरिज्म बाहर जा रहा है और बहुत सारा पैसा इंडिया से बाहर जा रहा है, वो अगर इंडियन इकोनॉमी में रहे तो हमारी इकोनॉमी को सुदृढ़ होने में मदद मिलेगी। अमेरिका में देखिए, अमेरिका ने अपने यहाँ टूरिज्म को कितना इंडोर्स किया है, उनका डोमेस्टिक टूरिज्म कितना ज़्यादा है। अमेरिका के लोग अमेरिका में ही अलग अलग शहरों में, अलग अलग जगहों पे घूमने में बहुत विश्वास रखते हैं। तो हर देश के का ये प्रयास होता है कि हमारे यहाँ से घूमने के लिए लोग विदेशों में ना जाएं, हम अपने यहाँ कुछ ऐसे डेस्टिनेशंस को इंडोर्स करें, प्रमोट करें, डेवलप करें, ताकि अर्थव्यवस्था को हमारी सुदृढ़ होने में मदद मिले। बहुत ज़्यादा हमारा कैश बाहर नहीं जाना चाहिए। तो ये विजन जो है ना, एक विजनरी लीडर ही ले सकता है। मोदी से पहले कभी किसी ने क्यों नहीं किया ये काम? ये काम मोदी से पहले किसी ने क्यों नहीं किया? क्योंकि वो विजन नहीं है, वो सेंस ऑफ बिलोंगिंग नहीं थी उतनी। ठीक है, और ये बात मानने में कोई छोटी बात नहीं है कि यार अब सारे लीडर एक जैसे थोड़ी होते हैं। किसी का विजन बहुत ज्यादा होता है। अब कांग्रेस के जितने भी प्रधानमंत्री थे, उनमें इंदिरा गांधी का एक विजन था कि भाई हमको ईस्ट पाकिस्तान नहीं चाहिए, हमको बांग्लादेश चाहिए।
तो उस समय उनको जरूर समझ में आया, उन्होंने किया। प्रधानमंत्री मोदी को आज समझ में आ रहा है। और मालदीव जैसे देश तो मतलब ये 1 घंटे की मार है भारत के लिए। 1 घंटे की मार। 1 घंटे में भारतीय सेना पूरा मालदीव पर कब्जा कर सकती है। 1 घंटे ज़्यादा समय नहीं लगेगा। और मैं कहता हूँ इंडियन नेवी की अगर 1-2 एयरक्राफ्ट कैरियर भी अगर आसपास घूम गए ना, तो 2-4 दिन नींद नहीं आएगी। हकीकत ये है। और ठीक है, वो छोटा आदमी गुंडई करना चाहता है, करने दो।